नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बता दूं कि आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं सारी जो कोर्स वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, उनके नोट्स डालती रहती हूं। तो पीडीएफ फॉर्म में आप वहां से वो अवेल कर सकते हैं। प्लस आप प्लेलिस्ट चेक करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो वो भी आपको जैसे डेली प्रैक्टिस प्लेलिस्ट है वो अलग है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस की वो अलग प्लेलिस्ट लगी हुई है और कोर्स वीडियोस की अलग है। वहीं पर टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है। तो ये पद्धति की बात कर रहा है कि प्रतिनिधित्व की पद्धति कौन है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, निर्वाचक मंडल, संविदा सरकार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, निर्वाचक मंडल, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष ढंग से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस जो निर्वाचक मंडल होता है इसके सदस्यों को राष्ट्रपति विवेचक कहा जाता है और इस निर्वाचक मंडल का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है तथा मतदान की प्रक्रिया पूर्ण जैसे ही पूरी हो जाती है उसके पश्चात ये जो है निर्वाचक मंडल ख़त्म कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आंसर देने में आप सक्षम होंगे। सारे क्वेश्चन आज जैसे कॉन्सेप्चुअल हैं, तो देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक जनमत के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? विधायिका जनमत का निर्माण करती है, न्यायपालिका जनमत का निर्माण करती है, रेडियो एवं सिनेमा जनमत का निर्माण करते हैं, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका हो जाएगा सही, क्योंकि ये पूछ रहा है नहीं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तो शासन के 3 अंग हो जाते हैं। विधायिका जनता के जो प्रतिनिधियों की सभा है, अतः इसके कामकाज में अगर हम देखें तो नागरिकों की राय, भावनाएं, इन सब की झलक मिलती रहती है। जबकि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका कानून के साधन पर आधारित होती है और जो कानून का शासन कह लें या विधि का शासन कह लें, इस पर आधारित होती है। और विधि का शासन का अर्थ क्या होता है कि पहले कानून को विधिवत पारित किया जाए, फिर शासन का संचालन उस कानून के द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये न्यायपालिका का आधार है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे, जबकि जो और तीनों ये हैं ऑप्शन, ये और ये ए, सी एंड डी, ये क्या है, जनमत का निर्माण करते हैं। विधायिका में भी झलक दिखती है। रेडियो सिनेमा ये क्या करते हैं, ये भी सूचनाएं। जनमत कैसे तैयार होता है? जनमत सूचना से तैयार होता है। आपको अगर मान लिया कोई संत हैं, जैसे कि काफ़ी सारे संत हैं जिनमें कई सारे आरोप लगते हैं, तो आप कैसे जनमत अपना मत कैसे बनाते हैं? क्योंकि आपको तरह तरह से न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न से उनको सूचनाएं उनके बारे में मिलती हैं, तब आप उनके बारे में एक मत तैयार करते हैं कि नहीं ऐसा ये बंदा ऐसा है या ऐसा है। तो इसी प्रकार जनमत तैयार किया जाता है कि लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं और फिर लोग अपना जो है मत तैयार करते हैं, तो उसी को जनमत बोलते हैं। तो ये काम रेडियो और सिनेमा भी करते हैं और राजनीतिक दल जो होते हैं ये भी जनमत का निर्माण करने में इनका अहम रोल होता है। क्योंकि ये जो है विपक्ष जाएगा, सरकार की कमियां बताएगा, सरकार जाएगी अपनी नीतियां, खूबियां बताएगी, तो जनता के पास क्या है, दोनों चीज़ें पहुंच रही हैं। जो खूबियां भी पहुंच रही हैं और कमियां भी पहुंच रही हैं। फिर वो एक जनमत तैयार करते हैं कि नहीं, सरकार हमारा अच्छा काम कर, हमारी सरकार जो है जिसको हमने चुनकर सत्ता पर बिठाया है वो अच्छा कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सब जो है जनमत के तैयार करने के ये एक साधन हो जाते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था अरस्तु द्वारा, मॉडविन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या चार्ल्स द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, क्योंकि जो वितरण न्याय है ये सबसे पहले अरस्तु ने इसको प्रतिपादित किया था और उनके अनुसार था कि राज्य को चाहिए कि अपने नागरिकों को राजनीतिक पदों और जो सामान प्रोवाइड करता है, सुविधाएं और जो भी अन्य लाभ हैं, पुरस्कार हैं, इनका बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से करें। अरस्तु इसे क्या कहते हैं, आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहते हैं, यानी कि जिस रेशियो में, अगर इसको सामान्य लैंग्वेज में समझें हम,
तो अरस्तू का मानना है कि जिस लैंग्वेज में जिस रेशियो में नागरिक राज्य के कार्य में योगदान करें, उसी रेशियो में राज्य उनको पद एवं सोपान यानी कि सुविधाएं और वेतन प्रदान करना चाहिए राज्य को। तो क्या हुआ, ये आनुपातिक हो गया, वितरणात्मक हो गया, ये इसके पक्षधर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर हम बात करें तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बोला कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जिसमें क्षमता होगी वो जीवित रहेगा और नहीं तो जिसमें क्षमता नहीं होगी वो मर कब जाएगा। अरस्तू की बात करें तो अरस्तू की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक का जो है नाम है, और एथिक्स है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, ये सब इनकी जो है बुक का है। इन्होंने 158 देशों के जो संविधान हैं उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन करके तब एथेंस के संविधान को तैयार किया था। तो ये सब बातें अरस्तू की बात हो गई। और अरस्तू जो है राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं। तो ये कीवर्ड है पूर्व, याद रखिए, राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं। ये अरस्तू के बारे में जो खास बातें, कुछ वेरी महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ज़्यादा, जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि बार बार एग्जाम्स में आते हैं, रिपीट होकर के आते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑप्शन दिया, हाँ ऑप्शन ए है यहाँ आपका सही। आगे देखेंगे पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है, बेंथम है, रूसो हैं, लॉक हैं या लिपमैन हैं। तो यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन पुस्तक की बात हो रही, इसके जो लेखक हैं वो वॉल्टर लिपमैन हैं, और जबकि पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट के पुस्तक लावेल हैं। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन है वो वॉल्टर लिपमैन के द्वारा लिखी गई है, जो और थोड़ा सा इसमें अंतर पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट लावेल के द्वारा लिखी गई है। बेंथम की बात करें तो ये उपयोगितावादी हैं, उपयोगितावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की है, और कहा है कि हमारा ये सूत्र जो है लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो है सार्थक रहेगा। रूसो की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है, और इन्होंने इसमें जो है अपना सामाजिक संविदा नामक सामाजिक संविदा सिद्धांत है उसको इसमें प्रतिपादित किया है, और साथ में इन्होंने सामान्य इच्छा की बात की है। सामान्य इच्छा एक तात्विक इच्छा है, जनहित की इच्छा है। ये जरूरी नहीं कि बहुमत की इच्छा हो, ये किसी एक व्यक्ति की भी इच्छा हो सकती है और बहुत लोगों की भी इच्छा हो सकती है। क्वेश्चन जब भी आए कि क्या सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा है, तो और वहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हों, एक व्यक्ति की इच्छा है, जनहित की इच्छा है, तो ऑप्शन जनहित होगा, क्योंकि ये बहुमत की इच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जनहित की इच्छा हो ये ज़रूरी है। ये तात्विक इच्छा है, ये सामाजिक हित की इच्छा है, सामाजिक हित के बारे में जो सोचे वो इच्छा है। और इन्होंने बताया है कि जो रूसो का संविदा है उसमें सरकार बनेगी, लेकिन वो सिर्फ नियमों को लागू करेगी। लेकिन अगर कानूनों की बात करें हम, तो कानून बनाएगा कौन, सामान्य इच्छा के द्वारा ही कानून बनाए जाएंगे। लॉक की बात करें तो लॉक की इनकी बुक है टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है, जिसका पहला भाग रॉबर्ट फिल्मर के जो उनका ये बुक है, रॉबर्ट फिल्मर का जो राज की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है उसका खंडन करता है, जबकि दूसरा पार्ट हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र का खंडन करता है और उसे में अपना सामाजिक संविदा सिद्धांत को देता है। तो इनका 2 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। पहला रॉबर्ट फिल्मर के जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को खंडित करता है, और दूसरा हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडन करता है, और उसी दूसरे पार्ट में अपना समझौता देते हैं ये। तो आई थिंक हमने सभी पॉइंट को देख लिया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी पॉइंट को लेते हुए चलेंगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकमत का एक अभिकरण नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रश्न नहीं है, न्यायपालिका नहीं, राजनीतिक दल नहीं, या निजी संगठन नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि लोकमत का अगर हम अभिकरण की बात करें तो न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका का मूल आधार विधि के शासन पर आधारित है, और
विधि के शासन का अर्थ क्या होता है कि पहले विधि को विधिवत पारित किया जाए, फिर उसके अनुसार शासन किया जाए। सब इसको हमने अभी अभी बात की थी इसकी। जबकि जो प्रेस, राजनीतिक दल, निजी संगठन, ये सब क्या होते हैं? लोकमत का निर्माण करते हैं, प्रचार करते हैं, जनता का जनमत तैयार करते हैं, जनता तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, जानकारियां देते हैं, तो वहाँ से जनमत तैयार होता है। लोकमत, जनमत एक ही बात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? किसने किया है? लास्की ने किया है, डायसी ने किया है, फाइनर ने किया है, या होवार्ट ने किया है? तो ये जो है होवार्ट के द्वारा किया गया है। और होवार्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डिस्पोटिज्म में सिविल सेवक जो हैं उनकी कठोर आलोचना ये करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये वे ऐसी शक्तियाँ हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो सिविल सेवक हैं वो ऐसी शक्तियाँ हथियाना चाहते हैं जो यथार्थ में, वास्तव में व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं। तो ये सिविल सेवकों की आलोचना करते हैं कौन? होवार्ट, और कहते हैं कि ये विधायिका और व्यवस्थापिका की जो है जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि लास्की क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के ये प्रवर्तक माने जाते हैं और ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। एफ फाइनर की बात करें, अगर हम फाइनर महोदय की बात करें तो ये जो है दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य या गुमनाम साम्राज्य के नाम से जो है इन्होंने बताया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन नहीं थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, नीलम संजीव रेड्डी, एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये राष्ट्रपति थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय राज्यसभा का सदस्य था? लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। कौन थे? तो जो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। जब 10 जनवरी 1966 में ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है ताशकंद में जब हो जाती है, तो इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और जब ये प्रधानमंत्री बनती हैं तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी। तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे कौन था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। तो ये सभी को पता होगा कि भारत के दूसरे जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो कि पंडित जवाहरलाल की मृत्यु के बाद बने थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार को समर्थन किसने किया था? तो के.एम. मुंशी ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, राम मनोहर लोहिया ने किया था, या बी.आर. अम्बेडकर ने किया था? किसने किया था? तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र के समर्थक हैं जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय और विश्व में राजनीतिक दर्शन के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन तथा जेम्स मेडिसन के विचारों में दल विहीन प्रजातंत्र की झलक मिलती है। तो यदि हम दल विहीन प्रजातंत्र की बात करें भारत में, तो जयप्रकाश नारायण, एम.एन. राय तथा आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ये सब जो हैं भारत में ऐसे विचारक थे जो दल विहीन राजनीति के पक्षधर थे। लेकिन अगर हम विश्व में बात करें तो ये जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स मेडिसन, ये जो क्या थे, ये अमेरिकी लीडर्स थे। तो ये दल विहीन प्रजातंत्र का ये भी समर्थन करते थे। ये दल को जो है नहीं मानते थे, कहते थे कि दल विहीन जो है राजनीति होनी चाहिए। तो राजनीति को दल से जोड़ करके ये बुरा मानते थे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर राष्ट्रसंघ के प्रसंविदा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 या चैप्टर 8? कौन सा है? तो इसमें जो है राष्ट्रसंघ के अनुच्छेद 16 जो है ये सामूहिक सुरक्षा के उपायों से संबंधित है। जो राष्ट्रसंघ का अनुच्छेद 16 है ये सामूहिक सुरक्षा के उपायों से संबंधित था, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है 6th चैप्टर, इसका चैप्टर 6 से संबंधित है। चैप्टर 6 का जो है प्रतिरूप है और ये सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा से जो है
सामूहिक सुरक्षा के जो उपाय हैं उनसे ये संबंधित है। आगे देखेंगे हम। राजनीतिक व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत प्रकार नहीं है? राजनीतिक संचार, राजनीतिक भर्ती, हित, सुव्यक्ति, निर्णय, अधिनिर्णय। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है? किसकी बात हो रही है यहाँ? राजनीतिक व्यवस्था में आगत प्रकार कौन से नहीं है? तो यदि हम व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था के आगत प्रकारों में कौन कौन से शामिल है? राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन तथा राजनीतिक संप्रेषण, ये सब जो हैं इसके आगत में आते हैं। और निर्गत में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम अधिनिर्णय, ये सभी जो है निर्गत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है आगत प्रकार कौन सा नहीं है, तो निर्णय अधिनिर्णय जो है निर्गत में आएगा, आगत में नहीं आएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, पहला है राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, और इसके बाद है दूसरा राजनीतिक संप्रेषण, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन, हित स्पष्टीकरण, हित समूहन और राजनीतिक संप्रेषण। राजनीतिक संप्रेषण ये सब क्या है? संप्रेषण ये सब आगत हैं। ये क्या है? आगत है। अब हम निर्गत की बात कर लेते हैं। तो निर्गत में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग, नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और तीसरा क्या है? नियम अधिनिर्णय, नियम अधिनिर्णय। ये सब जो है ये निर्गत कार्य हैं और ये आगत कार्य हैं। तो ये आगत निर्गत होता क्या है कि जैसे कि ये सरकार हो गई, ये समाज हो गया, तो यहाँ से क्या है कुछ डिमांड आती हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ वो डिमांड को अप्रूवल, एक बहुत ही सिंपल, वैसे तो ये काफ़ी जो है डेप्थ में है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल उसमें आप समझ लें इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से समाज से जो है क्या है डिमांड आती हैं। अगर यहाँ पर जो है राजनीतिक दल या जो सरकार होते हैं, सरकार दल नहीं आएंगे यहाँ पर, सरकार जो होती है अगर उनको अप्रूवल दे करके वहाँ से उनके बारे में नीतियाँ पॉलिसी जो है बना करके देती है, तो ये यहाँ से ये निर्गत हो गए। तो यानी कि नियम निर्माण, अनुप्रयोग, अधिनिर्णय, यहाँ पर क्या है नियम वगैरह बनने लग जाते हैं, क्या नियम होंगे, क्या नियम जो है नियम वगैरह कानून वगैरह बन के निकलते हैं। तो ये आगत हो गया इधर, आगत यानी कि क्या डिमांड आ रही, ये निर्गत यानी कि जो फाइनली क्या जो है नियम वगैरह निकल करके आए हैं उस जो डिमांड के बारे में, डिमांड से रिलेटेड। तो एक बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में हमने ये समझने की कोशिश की है, बाकी ये काफ़ी डेप्थ में है। बस इतना ही जान लीजिए ताकि आपको समझ में तो आए कि ये आगत क्या है, निर्गत क्या है, ये कौन सी बला का नाम है। तो निर्णय अधिनिर्णय ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नहीं, पूछ रहा है तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया? प्लेटो ने किया, लास्की ने किया, मार्क्स ने किया या गार्डनर ने किया? तो जो है लास्की ने जो बहुलवादी ये विद्वान थे, इन्होंने समर्थन किया और एकलवादी संप्रभुता की कटु आलोचना की है। और ये कहते हैं कि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत जो है नैतिकता के विरुद्ध है। तो एकलवादी सिद्धांत को इन्होंने नैतिकता के विरुद्ध माना है और बहुलवाद को समर्थन, बहुलवाद के जो विचारक थे या उनके सिद्धांतों को इन्होंने समर्थन दिया है। प्लेटो की बात करें, लास्की को अभी हमने देखा था कि ये एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, लोक कल्याण का ही राज्य के ये प्रवर्तक हैं। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ये जो है राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। एक कीवर्ड देखें ताकि याद रहे, बृहद रूप मानते हैं। और मार्क्स जो हैं ये साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पर कि जो है सभी को क्षमता के अनुसार कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलेगा। तो ये उसकी बात करते हैं और ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के ये जनक भी माने जाते हैं।
समाजवाद। जबकि काल्पनिक की बात करें, काल्पनिक समाजवाद के जनक कौन है? तो रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन है। ठीक है, यहाँ पर हो गया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। आगे देखेंगे, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी आप लिख सकते हैं यदि आपके लिए चीज़ें नई हैं तो, क्योंकि लिखने लगूंगी तो बहुत लंबा जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए मैं बोल करके ही बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब आपका टाइम बहुत ही क्रूशल है, एक एक मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यवस्था सिद्धांत सामाजिक विज्ञान में व्यवहारपरक क्रांति का परिणाम है, यह व्यवस्था के लिए एकल सर्वव्यापी स्वीकार्य परिभाषा है, या विज्ञान तथा वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण व्यवस्था सिद्धांत का लक्ष्य है। अब नीचे के कूटों को प्रयोग करते हुए आपको सही आंसर देना है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। यहाँ पर व्यवस्था सिद्धांत के प्रवर्तकों के अनुसार विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो होने वाली अंतःक्रिया होती है ये सामाजिक विकास हेतु तो अनिवार्य है, ऐसा इन्होंने माना है। व्यवस्था सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं या जो समर्थक हैं ऐसा मानते हैं कि जो विभिन्न क्षेत्रों में ये अंतःक्रिया होती हैं ये सामाजिक विकास के हेतु आवश्यक है, क्योंकि इसके विभिन्न भागों में विद्यमान समानताओं के आधार पर व्यापक सिद्धांतों का निर्माण संभव है, ऐसा मानते हैं ये। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे ब्रेटन वुड्स, तो ये ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा वर्षा प्रचुर वन को बचाने के लिए अभियान चलाने का नेतृत्व किया गया, या यह सिद्धांत कहता है कि सोवियत यूनियन का एक अमिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सफल था, कहता है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, या विश्व वाइल्ड लाइफ कोष की स्थापना की गई। तो जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली की बात करें तो इसकी मूल योजना जो है संबंधित है किससे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई इससे, ब्रेटन वुड्स के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन 16, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होना चाहिए? 1 माह का, 3 माह का, 9 माह का, 6 माह से अधिक, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 85A के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन आहूत करता रहेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत या फ्रांस में? कहाँ पर हुई? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही लूट प्रथा की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जब शुरुआत में यहाँ राष्ट्रपति आए तो ये क्या करते थे कि जो सिविल सेवक थे वो योग्य लोगों को इन्होंने सिविल सेवक के रूप में रखा, और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी दल से हों, इनको उससे मतलब नहीं होता था। इनको होता था कि योग्य व्यक्ति आएँ जो कि जो देश के शासन में अच्छा योगदान दे सकें। लेकिन बाद में ये प्रवृत्ति जो है बदल गई और इस प्रणाली के जनक राष्ट्रपति जैक्सन तथा जैक्स गारफील्ड तक आते हैं। यानी कि ये राष्ट्रपति जैक्सन से लेकर के और गारफील्ड तक ये प्रणाली बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रभावी थी, और इसमें एक प्रकार से निश्चित हो गया था कि चुनाव के बाद सरकारी पद राष्ट्रपति के समर्थकों को तोहफे के रूप में दिए जाएंगे, और इसीलिए इसको जो है लूट का माल विजेता को ऐसा कह के इसको बताया गया और इसे लूट प्रणाली का नाम दे दिया गया। फिर क्या हुआ कि 1883 से जो है जो पेंडलेटन एक्ट आया वहाँ पर, तो जो ये पेंडलेटन एक्ट आता है इसमें जो है थोड़ा बहुत प्रशासनिक सुधार किए जाते हैं और इस प्रणाली को कुछ कमज़ोर किया गया है। तो ये सारी बातें संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, आप स्टोरी के रूप में सुन लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से इतना ही बनेगा। आगे देखेंगे, वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान मॉडल इंगित करता है एक विशेष प्रकार का राज्य, संविधान, शासन या प्रशासन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान है ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार के जो है शासन की
और इंगित करता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल मुख्य रूप से ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति का ही आधुनिक नाम है। ये एक आधुनिक नाम है, जो ब्रिटिश कैबिनेट शासन पद्धति है उसका आधुनिक नाम है। और संसदीय व्यवस्था के मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, इसमें जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर उसमें क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी होती है। तो इसमें कुछ जो है बदलाव आया है और बदलाव में कुछ विशेषताएं हैं जुड़ी हैं, जैसे कि कार्यपालिका का प्रधान मंत्रिमंडल का नेता होता है। मंत्रिमंडल समस्त प्रशासनिक कार्यों का निर्णय लेता है। प्रदत्त विधायन के कारण मंत्रिमंडल ही सारी विधियां बनाता और संसद में पेश करता है। सभी प्रमुख देशी तथा विदेशी नियुक्तियां मंत्रिमंडल द्वारा होती हैं। वित्तीय समस्त प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं, कुछ ये खास विशेषताएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये शासन पद्धति है। आगे देखेंगे, सूची एक को दूसरे से सुमिलित करना है और कोड का भी प्रयोग करके आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन ए देखें, दर्शन शास्त्र, स्त्रीकरण, समाजशास्त्र, मन, यहाँ पर धन लिख लेते हैं, मन तो नहीं होगा, अर्थशास्त्र, शक्ति, राजनीति विज्ञान, व्यापार। तो अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो दर्शन शास्त्र किसकी बात करता है, व्यापार की बात करता है। समाजशास्त्र स्त्रीकरण की बात करता है। अर्थशास्त्र जो है, जो अर्थशास्त्र है, ये धन की बात करता है। और राजनीतिक विज्ञान शक्ति का बात करती है। तो सामाजिक स्त्रीकरण की बात कौन करता है, जो समाजशास्त्र है यही करता है। कैटल ने कहा कि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र है। और मार्गेंथाउ हैं, ये राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष बताते हैं। और वहीं स्ट्रॉस ने दर्शन में मूल्यों पर बल दिया है। तो ये सारी बातें जो हैं इससे संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 4, 1, 2, 3, 4, 1 और 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। या फिर राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने क्या किया कि राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, या राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया, या शक्ति की अवधारणा की प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, जो शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए अस्वीकार किया, या व्याख्या के प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयत्न किया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें जो है चार्ल्स ई मरियम, क्रिकपैट्रिक तथा डेविड ईस्टन को राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में माना जाता है। इसमें जो मरियम है इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। डेविड ईस्टन ने अपने लेखमाला द करंट मीटिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता को समाहित करते हुए इसे प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष ला दिया था। और जो ईस्टन है इन्होंने व्यवहारवाद के 8 मुख्य भौतिक आयाम दिए। तो ये सब जो है, अगर हम इसे देखें कि व्यवहारवाद से कौन संबंधित है, तो चार्ल्स ई मरियम है, क्रिकपैट्रिक है, देख लेते हैं इनके नाम, चार्ल्स ई मरियम, और दूसरे हैं क्रिकपैट्रिक, और तीसरे हैं डेविड ईस्टन। इनको जो है राजनीति में व्यवहारवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांत का विचार किया जाता है। यह कथन किसका है, सीले का है, गार्नर का है, पॉल जेनेट का है, लीकॉक का है। तो ये कथन जो है पॉल जेनेट का है, क्योंकि जो पॉल जेनेट है ये एक फ्रांसीसी विचारक हैं। तो इनको ये क्या है, ये फ्रांसीसी विचारक हैं, फ्रेंच विचारक हैं। और इन्होंने क्या किया कि राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का वह भाग माना है जो राज्य का आधार तथा सरकार के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। और ये बताते हैं कि राजनीति विज्ञान की आर्थिक व्यवस्था तथा कानून से भी नज़दीकी रूप से संबंध है। तो ये राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जुड़ा हुआ मानते हैं।
अगर हम इसको एक समान लैंग्वेज में समझने की बात करें तो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है? आर्थिक नियतवाद है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, बुजुर्ग जीवन शैली पर प्रहार है, या राज्य का विशिष्ट दर्शन है? तो मार्क्सवाद की आधारशिला की बात करें तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ही है इनकी आधारशिला। इनके जो मार्क्स का दर्शन है उसकी आधारशिला क्या है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। इनका अर्थ है कि समाज के सदस्य किन संबंधों से बंधकर जीवन निर्वाह के लिए साधन जुटाते हैं और अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। तो जो है ये मेन मानते हैं कि जो समाज है वो उत्पादन के साधन, जो सामाजिक संरचना है वो उत्पादन के साधन पर डिपेंड है, और इसी से जो है यहाँ वर्ग बनते हैं, समूह बनते हैं, अमीर गरीब बनता है और एक दूसरे का शोषण होता है। ये सारी बातें इनके दर्शन की खास विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे, समाजवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं करता? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है और समाजवादी सिद्धांत की बात हो रही है। तो उत्पादन के साधनों का राजकीय नियंत्रण बिल्कुल करता है। उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होना, ये भी सही है। समाज सेवा का उद्देश्य, ये भी ठीक है। स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंद्विता, ये नहीं है। ये कभी भी ओपन मार्केट की जो है पक्षधर कभी भी नहीं रहा है, कभी नहीं चाहता है कि ये स्वतंत्र और मुक्त प्रतिद्वंद्विता की कभी भी इसने जो है समर्थन नहीं दिया है। तो जो समाजवादी राज्य होते हैं स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंद्विता का विरोध करते हैं तथा ये कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए तथा उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जन कल्याण होना चाहिए। स्वतंत्र तथा मुक्त प्रतिद्वंद्विता का समर्थन कौन करता है? तो इसका समर्थन करते हैं उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य जो होते हैं वो करते हैं। तो जो उदारवादी, ये किसकी विशेषता है? उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्यों की विशेषता है। बाकी सभी विशेषताएं समाजवादी राज्य या समाजवादी सिद्धांत की विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे, यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो एक एक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो भी चीज़ें लिख नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं, आपका मैं टाइम बचा रही हूँ, तो आप उनको लिख सकते हैं। जो भी आपके लिए नया हो, नहीं नया है तो आपका रिवीजन हो रहा है, नया है तो आप लिख सकते हैं। कॉपी और पेपर लेकर बैठेंगे, ये मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? E.N. ग्लैडन ने, या W.B. मुनरो ने, या रैमजे म्योर ने, या चार्ल्स ई मैरियम ने? तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। ये रैमजे म्योर जो है ये ब्रिटेन के विद्वान हैं और एक प्रसिद्ध लोक प्रशासनिक विद्वान रहे हैं। इन्होंने नौकरशाही की आलोचना करते हुए कहा है कि लाल फीताशाही की जो है नौकरशाही को क्या कहा है कि लाल फीताशाही को संज्ञा दी है इन्होंने, और ये कहते हैं कि नौकरशाही सिर्फ फाइल संस्कृत को बढ़ावा देती है तथा काम को टालते रहने की प्रवृत्ति इसमें होती है। पारंपरिक रूप से जो है कार्यालय होते हैं इनकी फाइल या तो लाल रंग की होती हैं या उनको बांधने वाला जो कपड़ा होता है यानी कि जो फीता होता है उसका रंग लाल होता है। तो इसलिए इन्होंने जो है लाल फीताशाही शब्द का प्रयोग किया है और ये लाल फीताशाही शब्द जो है प्रसिद्ध हो गया है। तो नौकरशाह क्या है? ये मानते हैं कि नौकरशाही क्या है, ये काम को टालते हैं और लाल फीताशाही फाइलें भी यहाँ से वहाँ बढ़ाते रहते हैं, काम को टालते हैं, फाइलें बढ़ती रहती हैं इसमें। और लाल फीताशाही नाम क्यों पड़ा? क्योंकि फाइलें या तो लाल होती हैं या फिर लाल फीते से बंधी हुई होती हैं। रैमजे म्योर, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक ने एक राज्य में समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लेनिन ने किया, ट्रोट्स्की ने किया, स्टालिन ने किया, या कोटस्की ने किया? किसने किया? तो अगर हम एक राज्य में समाजवाद के सिद्धांत की बात करें तो जोसेफ स्टालिन ने इसे दिया था। जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जोसेफ स्टालिन ने इस जो है सिद्धांत को दिया था। स्टालिन के समय फैसले लेने का अधिकार मजदूर वर्ग तो क्या दल के सदस्यों तक को भी नहीं था, और इसका परिणाम क्या होता कि दल की रचना एक राज्य समाजवाद के निर्माण में सहायक हुई। तो ये सब बातें स्टालिन से संबंधित हैं। तो और जो ट्रोट्स्की थे ये निरंतर क्रांति का बात करते हैं, निरंतर क्रांति के समर्थन थे, निरंतर क्रांति का इन्होंने नारा दिया था। लेनिन ने जो है रूस की क्रांति इनके द्वारा ही लाई गई थी 1917 में, और रूसी क्रांति के एक प्रकार से जनक माने जाते हैं और इनको मार्क्सवाद का व्यवहारवादी जनक भी माना जाता है, क्योंकि मार्क्स के जो सिद्धांत थे
उसको इन्होंने व्यवहार रूप में उतारा था, ज़मीन पे उतारा था, उसका प्रयोग किया था व्यवहारिक रूप से। तो ये मार्क्सवादी व्यवहारवादी जनक भी कहे जाते हैं। और लेनिन की अगर पुस्तक की बात करें तो स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इनकी पुस्तक का नाम है। तो ये सारी बातें हो गई, जो यहाँ मेन पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।